टेंथ समझ में आया था अच्छे से? ठीक है। टेंथ में एक चीज मैंने आपको कहा था कि अभी के लिए सिर्फ शेयर कैपिटल किसकी लिखो, सब्सिडी होल्डिंग की, होल्डिंग की, सब्सिडरी की नहीं, होल्डिंग की, सब्सिडरी की। बाकी चीजों को कंसोलिडेट करो लेकिन इसको कंसोलिडेट मत करो, है ना, ये हमने किया था। अब जैसे कि हमारे पास ये दो बैलेंस शीट गिवन है, रिकॉर्डिंग ये दो बैलेंस शीट गिवन है हमारे पास, एक एच लिमिटेड की और एक एस लिमिटेड की। ठीक है, बैलेंस शीट एच लिमिटेड, क्या क्या गिवन है इसमें? एक तो है पीपीई 5 लाख, ठीक, उसमें गिवन है, और इन्वेस्टमेंट 2,20,000, करंट एसेट्स गिवन है 1,55,000, और शेयर कैपिटल है 5 लाख, और है पीएनएल 2 लाख, और है ट्रेड पेबल 1,75,000। देखो इक्वल हो रहा है क्या? ठीक है। ऐसे ही बैलेंस शीट किसकी गिवन है? एस लिमिटेड की। ठीक है, क्या क्या गिवन है इसमें? पीपीई 3 लाख, फिर करंट एसेट्स कितने? 1 लाख, शेयर कैपिटल 2.5 लाख, पीएनएल 1 लाख, और ट्रेड पेबल 50,000। ये भी टैली हो रहा है? ठीक है। हमने क्या क्या किया? हमने जो कंसोलिडेटेड बनाई थी बैलेंस शीट, उसके अंदर हमने क्या करा था, जो ये पीपी था उसको हमने 5+3 कर दिया था, है ना, इसको या कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आपने वो कॉपी में बनाई ना, वहां पे देखो आपने ये करा था ना पीपी में 5+3, और कोई इंफॉर्मेशन तो गिवन नहीं थी ना रीवैल्यूएशन की। ठीक है, तो हमने उसमें क्या लिख दिया था यहाँ पर? 8 लाख। ठीक है, इसको मैं तो 8 लाख। फिर हमने क्या करा था? इसको और इसको प्लस कर दिया था, है ना, यहाँ पर कितना आ गया था फिर? ठीक है, हमने क्या करा था? इसको और इसको प्लस कर दिया था, है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर? 2,25। ठीक है, ये सब हो गया। उसके बाद इन दोनों को ऐड कर रहे हैं हम, अगर, है ना, 3,50,000, इसके अंदर एक 80% और एक 20% निकालो एक बार। हाँ, और 20%, है ना, क्योंकि जो हमारे पास शेयर कैपिटल और पीएनएल है, ये इसके बाद 80% किसका है? होल्डिंग का, और 20% किसका है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट का, है ना, तो हमने इसी को ही दो पार्ट्स में डिवाइड करा था, 80% और 20%। अब जो ये 80% आया था 2,80,000, माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो हमने वैसे ही लिख दिया था यहाँ पर 70,000, हमने लिखा था ना बैलेंस शीट में, देखो, है ना, माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो ऐसे ही आ गया था 70,000, तो मतलब इसका 70% तो हम वैसे ही लिख रहे हैं बैलेंस शीट में, और जो बाकी का 80% है, इसका 80% 2,80,000, वो हमने क्या करा था?
वो हमने डायरेक्ट इधर लिखने की जगह वो हमने इसका और इसका नेट इफेक्ट लिखा था बैलेंस शीट पे। हम क्या कर रहे थे, हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकाल रहे थे ना। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में हमने कॉस्ट लिखा था 2,80,000 और उस कॉस्ट नहीं सॉरी नेट वर्थ लिखा था 2,80,000 और उसका कॉस्ट था 2,20,000। तो हमने खर्चा किया 2,20,000 बट हमारे पास नेट वर्थ कितना आया 2,80,000। तो हमने बोला था कि ये तो कैपिटल रिजर्व है ना 60,000 का, यही बोला था। तो हमने कैपिटल रिजर्व लिखा था यहाँ पर पीएनएल में 60,000 का। हमने क्या करा था, इन दोनों को जो नेट ऑफ फिगर आ रहा था वो हम लिख रहे थे। अगर इन दोनों का नेट, इन दोनों को माइनस करने के बाद जो गुडविल आता तो हम इधर लिख देते। इन्वेस्टमेंट हमने देखो कहाँ लिखे, कंसोलिडेटेड पे क्या लिखे हमने, नहीं लिखे ना। हाँ, इन्वेस्टमेंट भी नहीं लिखते, ठीक है। तो हमने क्या करा, उन दोनों को नेट करके जो आंसर आया वो लिखा, ठीक है। और उसके बाद ये तो हमने लिखा ही। अब देखो क्या ये मैच हो रही है, होगी मैच। 5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 60 प्लस 70 और ये और इधर ये है ना, उतना ही आंसर आया जो हमने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में किया था, ठीक है ना। तो क्या हमने इसको छोड़ा है या इसको हमने लिया है, लिया है ना। अगर हम इसको और अलग से यहाँ पर 5 लाख में 2,50,000 प्लस कर देंगे या फिर यहाँ पे 2 लाख में 1 लाख और प्लस कर देंगे तो वो क्या गलत नहीं होगा करना, है ना। हाँ, तो इसलिए हम उसको प्लस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम एक्चुअल में हम कैलकुलेशन ही ऐसी कर रहे हैं कि हम उसको इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिखना है, आगे कर चले, समझ में आ गया ना, ठीक है। रंजन आपको देखो ये ठीक है, एक बार पेज नंबर 10.28 इसमें से देख के बताती हूँ ना। रंजन ये समझ में आया, रंजन है, हेलो, रंजन की आवाज नहीं आ रही, ओ अच्छा, हाँ हाँ अब आ रही है, ये सब आ जाए। हाँ 10.28 इधर तो आएगी, यही वाला, नीचे कुछ नहीं है। यही है ना, यही वाला पॉइंट, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, द होल्डिंग कंपनीज इंटरेस्ट इन प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड प्रॉफिट शैल बी एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। इसको बाद में पढ़ो, मैंने आपको एक नोट लिखवाया था प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का, है ना। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में क्या बताया था बताओ नोट में, हाँ, इट शुड बी एडजस्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यही लिखवाया था ना कि हमें एडजस्ट करना है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से, और ये होता है कैपिटल नेचर का। और इसका पोस्ट का क्या लिखवाया था कि इसको हमें ऐड करना है, इसको हमें क्रेडिट करना है पीएनएल में, और ये हमारा रेवेन्यू नेचर का होता है, यही बात तो लिखी है यहाँ पर भी। द होल्डिंग कंपनी इंटरेस्ट इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड रिजर्व एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल टू फाइंड गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व फॉर कंसोलिडेशन, द रिजर्व्स एंड प्रॉफिट ऑफ सब्सिडी रिप्रेजेंटिंग द होल्डिंग कंपनीज इंटरेस्ट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन should be added to reserves and profit, वही बात लिखी है यहाँ पर। अब बस ये समझो कि हम ये कर चुके, ये जो लिखा हुआ है ना पॉइंट ये हम कर चुके, या ये यही बात है जो हमने ये प्री और पोस्ट वाले में लिखा था,
ठीक है। ठीक है, अब हम करते हैं इलस्ट्रेशन 11। ठीक है, इलस्ट्रेशन 11। H Limited and S Limited provide the following information as 31st March 2022। ठीक है, तो हमारे पास PPE है, इन्वेस्टमेंट है, करंट एसेट, शेयर कैपिटल, PNL, ट्रेड पेबल, सेम वही चीजें गिवन है जो पिछले क्वेश्चन में थी। ठीक है ना, बस यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन आप दे दिया है। H Limited acquired the shares of S Limited on 1st 7। इसको अलग करते हैं। ठीक है, इसका एक टाइमलाइन बनाते हैं। ये इंफॉर्मेशन गिवन है 31 मार्च 2022 की। 31 मार्च 2022 की ईयर हमारा शुरू होगा 1 अप्रैल 2021 को, है ना। और ये हमारे पास गिवन है 1 जुलाई 2021 को। ठीक है, अभी जो हमने क्वेश्चन किया था ना, उसके अंदर ये चीज था कि डेट ऑफ एक्विजिशन यही थी, है ना। तो फिर जितना भी साल का प्रॉफिट था वो सारा ही पोस्ट एक्विजिशन था, है ना। और इसके पहले का कुछ था नहीं, तो प्री एक्विजिशन कुछ नहीं था। लेकिन अब डेट ऑफ एक्विजिशन हमारे पास साल के बीच में है। H Limited acquired shares of S Limited on 1 जुलाई। तो अब क्या होगा, ये वाला जो प्रॉफिट होगा उसको हम बोलेंगे प्री एक्विजिशन, और ये वाला जो प्रॉफिट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पोस्ट एक्विजिशन। यहाँ पर मंथ कितने हो गए, 4, 5, 6, 3, हाँ 3। तो हमारे पास 3 मंथ का यहाँ पर प्री एक्विजिशन पीरियड है और 9 मंथ का पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है। ठीक है, ये डिफरेंस है इस क्वेश्चन में कि डेट ऑफ एक्विजिशन अभी तक हम यहाँ लेकर कर रहे थे, अब ये साल के बीच में है। अब क्या लिखा है, बैलेंस ऑफ PNL ऑफ S Limited ऑन 1 अप्रैल 2021 इज 30,000। अब हमने ये भी बता दिया कि साल के पहले दिन पे PNL था 30,000 S Limited का, और S Limited का प्रॉफिट ईयर एंड पे देखो 40,000। तो नहीं, H Limited है, S Limited ये इंफॉर्मेशन दे रहा है 31 मार्च 2022 को ना, तो ये सारे इंफॉर्मेशन इस दिन का है, ये इस दिन की बैलेंस शीट है। ठीक है, तो PNL S Limited का साल के आखिरी दिन पे कितना था, 40,000। डन। अब आप बताओ कि अगर साल की शुरुआत में 30,000 प्रॉफिट था और एंड में 40,000 हो गया, तो साल भर में हमने कितना कमाया, 10,000, है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमने फुल ईयर में 10,000 अर्न करा है। और अब हमें पता है इस 10,000 में से 3 महीने का जो प्रॉफिट है वो प्री एक्विजिशन है और 9 महीने का जो प्रॉफिट है वो पोस्ट एक्विजिशन है। तो हम निकाल सकते हैं कि 10,000 तो 12 महीने का है ना, 3 महीने का कितना है, निकालो।
2500 है ना, तो ये आ गया 2500 और ये आ गया 7500। प्रंजल ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है। अब जितना आप समझोगे ना इसको उतना आपको इजी लगेगा ये, ठीक है। ऐसे मतलब फिर नहीं तो याद करना पड़ेगा कि अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। हाँ। ठीक है। अब हमें क्या पता लग रहा है कि अब जो ये 40,000 का प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट, इसमें से 30,000 32,500 का जो प्रॉफिट हो गया टोटल, वो हो गया हमारे पास प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, है ना। और 7500 का क्या हो गया, पोस्ट एक्विजिशन। हमने इस डेट के बाद तो सिर्फ 7500 ही अर्न करा है ना, तो इसका मतलब ये 32,500 इज प्री एक्विजिशन एंड 7500 इज पोस्ट एक्विजिशन। अब 32,500 का हम क्या करेंगे? हाँ, वही जो उसमें लिखा था। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व कहाँ से आ गया प्रंजल? ये तो कुछ और ही बोल दिया आपने यार। अभी बोला है मैंने, अभी ऐसे कैसे कर सकते हो? अभी जो आपने पूछा भी था लैंग्वेज, वहाँ लिखा भी है मैंने। नोट में देखो, प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन का ट्रीटमेंट। अभी दोबारा अभी देखा है 2 मिनट पहले आपने। हमें एडजस्ट करना है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से माइनस करना होता है। हाँ, और पोस्ट एक्विजिशन पीएनएल में क्रेडिट करना होता है। हाँ, ठीक है। चलो पेज नंबर कहाँ गया? मैं खो गया। 27। हाँ, ये रहा। ठीक है। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का हमें करना क्या होता है? हमें कॉस्ट से एडजस्ट करना होता है। और पोस्ट एक्विजिशन का हमें क्या करना होता है? हमें पीएनएल में क्रेडिट करना होता है। ठीक है, ये सब हो गया। अब आगे देखते हैं और क्या, और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं शायद इस क्वेश्चन में। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच.एन.एस लिमिटेड ऑन 31 मार्च। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार करेंगे। ठीक है, करो। अभी ये रुक जाओ, ये मत लिखना, पहले फॉर्मेट तैयार करो, नोट्स टू अकाउंट्स बनाओ, फिर उसके बाद वर्किंग नोट में पहला वर्किंग नोट ये बनाओ। ठीक है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते टाइम ना ऊपर कंसोलिडेटेड लिख देना जरूर से। ठीक है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट अच्छे से याद हो गया ना?
इस क्वेश्चन में ना गुडविल निकल के आएगा, इसलिए मैंने लिखा है इंटेंजिबल एसेट यहाँ पर। ठीक है, आप लोग भी लिख लेना। ठीक है, कितने शेड्यूल बने? 7। अब नोट्स टू अकाउंट्स बनाऊं। शेयर कैपिटल में तो कुछ करना नहीं, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। कितनी बताओ? 1,50,000, 1.5 लाख, है ना? तो पूरा लिखो, इक्विटी शेयर कैपिटल। $15,000 equity share of 10 each. रिजर्व एंड सरप्लस में पीएनएल एक तो किसका आता है? एच लिमिटेड का, है ना? बताओ कितना है? 50,000, वो तो आएगा ही आएगा, है ना? और दूसरा चीज पीएनएल में और अब क्या ऐड होगा? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, है ना? पोस्ट बोला था ना, क्रेडिट इन पीएनएल। हाँ, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट अब हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक 80% में और एक 20% में। 20% में तो किसके पास चला जाएगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जाएगा। माइनॉरिटी क्या चीज नहीं गिवन? कहाँ पे नहीं गिवन? अच्छा, वो ऐसे पता लगा हमें क्योंकि यहाँ पर शेयर कैपिटल कितना है? 1 लाख है,
ठीक है। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स में क्या गिवन है, 8000 है। यहाँ पर 1 लाख का मतलब क्या, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या था, सेम वही है। 1 लाख का मतलब क्या है, 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, है ना। तो 10,000 में एच लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट कितने शेयर्स पे, 8000 में, तो मतलब इसके पास कितना शेयर है, 80%। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना हो गया, 20%। ठीक है ना। ये भी हम ये भी लिख सकते हो, अभी आप लिखना मत, अभी इसके लास्ट में वर्किंग नोट में लिखना। ठीक है, ये एक वर्किंग नोट ये भी हो गया। ये आपके पास कितने 8000 शेयर्स है आउट ऑफ 10,000 मल्टीप्लाई 100, तो ये 80% आ गया और माइनॉरिटी इंटरेस्ट 20% आ गया। ठीक है, तो अब ये जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है 7500 का, इसमें 80% किसका है, एच लिमिटेड का, और 20% किसका है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। तो 20% तो यहाँ पर आएगा, है ना, और 80% कहाँ पे जाएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस में ऐड होगा। ठीक है, तो 7500 का 80% और 20% करो, 6000 और 2000, 1500, सॉरी 6000 और 1500। तो अब ये जो 6000 है ये हमें यहाँ पर ऐड करना होगा, प्लस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। और कुछ है नहीं रिजर्व एंड सरप्लस में, जनरल रिजर्व वगैरह, तो हो गया ये 56,000। लेकिन क्योंकि अभी आपने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकाला नहीं है और उसमें कैपिटल रिजर्व भी आ सकता है, तो इसलिए अभी इसको मत लिखना। ठीक है, यहीं पे छोड़ देते हैं। फिर पॉइंट नंबर 3 क्या है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, इसको भी अभी रहने देते हैं, अभी वर्किंग नोट में करेंगे, इसको ऐसे छोड़ देते हैं, वर्किंग नोट में कर लेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 क्या है फिर उसके बाद, एक सेकंड फिर रुक जाओ, माइनॉर और भी चीज़ें तो है, नहीं और भी चीज़ें आएंगी उसमें। ठीक है, नोट नंबर 4 क्या है हमारे पास, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल एच लिमिटेड का और एस लिमिटेड का कंसोलिडेट कर दो। एक लाख एच लिमिटेड का है और एस लिमिटेड का 60,000, 1,60,000। इसको हम कर सकते हैं ट्रांसफर बैलेंस शीट में, इसको कर लो। फिर नोट नंबर 4, नोट नंबर 5 पीपीई। पीपीई में भी कोई रीवैल्यूएशन है नहीं अभी, तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा एच लिमिटेड और एस लिमिटेड। ठीक है, और क्या रह गया, करंट एसेट्स भी है ना। नोट नंबर 6, नोट नंबर 6 हमने किसका बनाया है, इंटेंजिबल एसेट का। ठीक है, स्पेस छोड़ दो वहां पर। ठीक है, फिर उसके बाद कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा, इंटेंजिबल एसेट आएगा, गुडविल। तो यहाँ पर या तो आपको पता है कि अगर कैपिटल रिजर्व आएगा तो आपको अलग से नोट बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपने बना दिया। ठीक है, अब आपने सपोज इंटेंजिबल एसेट भी बना दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने बना दिया इंटेंजिबल एसेट भी, बट नहीं आया तो इसको ब्लैंक छोड़ दो ना, मार्क्स थोड़ी काटेगा कोई। तो एक काम कर सकते हो, फिर ये जो वर्किंग नोट्स है ना, ये पहले करो सारे।
ठीक है, अगर आपको नहीं टाइम वेस्ट करना थोड़ा सा भी, तो पहले आप वर्किंग नोट्स पहले कंप्लीट करो, फिर उसके बाद कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पूरी बनाओ, ठीक है। नोट नंबर 7, करंट अकाउंट्स, करंट एसेट्स। के अमाउंट क्या है क्वेश्चन में देखना। ठीक है, पीपीए 2,30,000 निकाला और करंट एसेट्स 1,44,000। अब वर्किंग नोट में ये करो, ये वाला वर्किंग नोट और ये वाला वर्किंग नोट। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या निकालना है नोट, वर्किंग नोट 3 में कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे निकालते हैं, पहले हम देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे पता लगेगा, क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट गिवन है 1,26,000, ठीक है, माइनस नेटवर्थ ऑफ होल्डिंग कंपनी, नेटवर्थ ऑफ एच लिमिटेड। नेटवर्थ ऑफ एच लिमिटेड कैसे आएगा, 80% ऑफ, 80% ऑफ किसका 80% लेंगे हम, एक तो शेयर कैपिटल का 1 लाख है ना, और पीएनएल में क्या पूरा 40,000 लेंगे, किसका लेंगे 32,500 का 80%, तो 1 लाख प्लस
32,500, इन दोनों का 80%। पूरा पूरा इसलिए नहीं लोगे ना क्योंकि, हाँ पहले हमने, देखो पहले हमारा डेट ऑफ एक्विजिशन यहाँ था, अब हमारा डेट ऑफ एक्विजिशन साल के बीच में है ना, तो हमारा जो डेट ऑफ एक्विजिशन अब यहाँ पे है, तो इसलिए यहाँ तक शेयर कैपिटल का 80% और यहाँ तक जो प्रॉफिट अर्न करे उसका 80% हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो पूरे टाइम था ना 20%, तो जिनके पास 20% था वो तो सिर्फ इस टाइम पीरियड में नहीं, इस टाइम पीरियड पे भी था ना, तो उसके लिए हमें पूरे का 20% करना होगा, 1,40,000 का, 1,00,000 शेयर कैपिटल का 20% और 40,000 का 20%, उसमें ये वाला भी ऑटोमेटिकली अपने आप ही आ गया, है ना। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालने के लिए हम 1,32,500 का 80% करेंगे, 1,06,000। तो अब 20,000 क्या है हमारे पास, गुडविल। हाँ, इंटेंजिबल एसेट में लिख दो, वर्किंग नोट्स आया 20,000, 20,000 ऊपर लिख दो बैलेंस शीट में, ठीक है। और जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है उसके अंदर किसका 20% होगा, शेयर कैपिटल में तो 20% है ही उनके पास, और प्रॉफिट में 40,000, ठीक है। सिर्फ 7,500 मत करना क्योंकि वो तो स्टार्टिंग से ही है ना 20%, तो इसलिए 1,40,000 का 20%। तो यहाँ पर इस तरीके से लिख लो, 1,00,000 का 80%, सॉरी 20%, 20,000 और PNL में 40,000 का 20%, 8,000। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया कितना, 28,000। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस का भी टोटल हम कर सकते हैं, कितना आया, 56,000। बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए, कितना टोटल आया, 3,94,000। समझ में आया क्वेश्चन, अब कोई कंफ्यूजन, समझ में, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया था 7th, है ना। एक बार ये वाला क्वेश्चन करो 6। देखो डेट ऑफ एक्विजिशन पे तो आप करेक्ट निकाल सकते हो, क्या आप 31 मार्च ईयर एंड पे सही निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो, ट्राई करो एक बार।
क्वेश्चन रीड करो और इसी के साथ साथ एक टाइमलाइन ड्रॉ करो, रीड करने के साथ साथ। ये पॉइंट समझ में आया आपको? ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st December 2021, Power Limited earned a profit of 30,000. At the year end declared pay and paid dividend of 20 to 500. यहाँ पर डिविडेंड पे करा है और बाकी का क्या होगा फिर उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग कितने की हो जाएगी? 7500 की। दो हाँ 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 व्हाट इज द अमाउंट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑन 1st January and 31st December? ठीक है ठीक है। रंजल आपका यहाँ पर माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना आया बताओ? हाँ 48,000 कैसे करा? 1,50,000 प्लस 90,000 का 20%। ठीक है, उसके बाद एक चीज पहले यहाँ पर ये बताओ कि यहाँ पर आपका गुडविल आया, कैपिटल रिजर्व आया? नहीं निकला अभी? आप बताओ। ये सारा तो पोस्ट है ना? हाँ ठीक है। एक बार बता दो
अगर इसी दिन पर डिक्लेयर करा होता तो वो डिविडेंड क्या होल्डिंग कंपनी का हो सकता था किसी तरीके से? नहीं ना, तो वो प्री एक्विजिशन होता। हाँ, फिर वो माइनस हो जाता। कॉस्ट कितनी थी? 2,10,000। हाँ, इजी हो जाता है। फिर इसमें नेटवर्थ कितनी आई? -80%, इन दोनों का 80%, 2,40,000। तो ये आ गया। ठीक है, 1,92,000। हाँ ठीक है, 192। तो ये आ गया गुडविल 18,000। ठीक है, अब आपको एक चीज और निकालनी है ना, इस दिन का माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। What is the minority interest on 1st January and 31st December? इस दिन। अच्छा ठीक है, आपने कर लिया। कैसे किया? पहले तो ये तो 20%। हाँ, उसके बाद डिविडेंड, उसमें प्रॉफिट आया 40,000, लेकिन उसमें डिविडेंड दिया तो वो माइनस करके जितना बचा वो प्लस करके 20%। ठीक है, यहाँ पर जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट वालों का है वो तो इसका 20% है ही, 2,10,000 प्लस 1,50,000 प्लस इनके पास ये तो डिविडेंड दे दिया है ना, इनके पास और क्या रह गया? ये 7,500 है ना, इसको एक बार प्लस करो। नहीं 2,00,000 ये रहा ना, ओ सॉरी 1,50,000 प्लस 90,000, 1,50,000 प्लस 90,000 प्लस 7,500, हाँ 247500, इसका 20%, 49,500। एक क्वेश्चन और करते हैं। रंजल आपने कर लिया? इलस्ट्रेशन 13, इलस्ट्रेशन 13, और वो इम्पोर्टेंट इलस्ट्रेशन है। From the following balance sheets of H Limited and its subsidiary S Limited drawn up at 31st March 2021, prepare consolidated balance sheet as at that date having regard to the following. Reserves and profit and loss account of S stood at 25,000 and 15,000 respectively on the date of acquisition of 80% by the shares of H Limited on 1st April 2020। ठीक है, ईयर क्या क्या गिवन है? ठीक है, तो ये हो गया स्टार्ट। ठीक,
अब हमारे पास क्या क्या गिवन है यहाँ पर, जनरल रिजर्व 25,000 का और पीएनएल 15,000 का कौन सी डेट पर, 1 अप्रैल 2020, और इसी डेट से हमें पता लग रहा है कि इसी दिन हमारा डेट ऑफ एक्विजिशन है 80% ऑफ शेयर्स का। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, डेट ऑफ एक्विजिशन। डेट ऑफ एक्विजिशन पता होना कि कौन से दिन है बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि साल के बीच में होता है तो अलग हो जाती है चीजें, और इस दिन होता है तो अलग। ठीक है, अब हमें क्या पता लगा इस दिन का, एक पता लगा जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना, 25,000 है ना, 25,000, और दूसरी चीज क्या पता लगी, कितना, 15,000। ठीक है, आगे मशीनरी बुक वैल्यू 1 लाख एंड फर्नीचर बुक वैल्यू 20,000 ऑफ एस लिमिटेड वर रीवैल्यूड एट 1,50,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब हम एक बोल रहे हैं, यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ, मशीन की बुक वैल्यू है 1 लाख। ठीक है, उसको हमने रीवैल्यू करा है, इसको हमने रीवैल्यू करा है कितने पे, 1,50,000 रुपए पे, है ना। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये 50,000 का रीवैल्यूएशन गेन आ गया यहाँ पर। ठीक, फिर दूसरी चीज गिवन है, फर्नीचर की बुक वैल्यू है कितनी, 20,000, ये गिवन है क्वेश्चन में। इसको रीवैल्यू कितने पे कर दिया, 15,000, है ना। यहां से रीवैल्यूएशन गेन कितने का आया मशीनरी से, 50,000 का, और फर्नीचर में क्या हुआ, डिक्रीज इन वैल्यू हुआ 5,000 का, है ना। तो रीवैल्यूएशन गेन कितना आ गया, 45,000। ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यूज गिवन है वो गिवन है 1 अप्रैल 2020 की, और ये बैलेंस शीट है 31 मार्च 2021 की। ठीक है, ये 2 पॉइंट समझ में आ गए। आगे, फॉर द पर्पस ऑफ फिक्सिंग द प्राइस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी गिवन है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ यूजफुल लाइफ मशीनरी 10% और फर्नीचर 15%। ठीक है, अब हमारे पास मशीनरी है जो 1 लाख की, इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगा होगा, अगर हमने 1 लाख दिखाया होगा तो 10% तो 10,000, लेकिन अगर हम मशीनरी को रीवैल्यू करेंगे 1,50,000 पे, तो हमें डेप्रिसिएशन कितना दिखाना चाहिए, 15,000। ये कौन सा डेप्रिसिएशन है, जो दिखाया होगा, है ना, लेकिन ये कौन सा डेप्रिसिएशन है जो दिखाना चाहिए था, है ना। तो इसकी वजह से हमारे पास कितने का और डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो गया, 5,000 का। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन में ऐड हो गया 5,000 का। ठीक है, अब यहाँ पर फर्नीचर का डेप्रिसिएशन कितना गिवन है, 15%, तो कितना होना चाहिए था यहाँ पर डेप्रिसिएशन, 3,000। कितना दिखा दिया होगा अपने पीएनएल में, 3,000, लेकिन क्योंकि हमने इसको रीवैल्यू करा 15,000 पे, तो कितना होना चाहिए अब, 2250। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन को कम करना है, कितने से, 750 से। ठीक है, तो ये हो गया रीवैल्यूएशन के लिए, ये हो गया डेप्रिसिएशन के लिए। ठीक है, ये डन। अब
जनरल रिजर्व और पीएनएल हमारे पास इतना इतना गिवन है ईयर के स्टार्टिंग में, है ना। अब जनरल रिजर्व और पीएनएल एक हमारे पास इस दिन पर भी गिवन होगा बैलेंस शीट में, देखकर बताओ एक बार। जनरल रिजर्व यहाँ पर कितना है, ठीक है, और पीएनएल 25,000, ठीक है। ये 15,000, ये 25,000, ओके। पीएनएल में तो हमें चेंजेस करने हैं, ठीक है, तो पीएनएल अभी रुक जाते हैं। जनरल रिजर्व फॉर द ईयर कितना आ गया, 50,000, ठीक है। अब क्या करो ना, सबसे पहले आप इतना इतना समझ लो, इतना लिख लो, फिर इसके आगे चलते हैं। क्योंकि हमने अभी तक क्या करा है, सिर्फ अभी हमने आंसर नहीं करा है, अभी हमने सिर्फ इन 2 पॉइंट्स का एनालिसिस करा है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन के अंदर गिवन था ना वही लिखा है बस अभी तक। यहाँ पे ना बस यहाँ पर जैसे स्पेस छूटा हुआ है ना, ये स्पेस छोड़ देना यहाँ पर थोड़ा थोड़ा। चलो कोई बात नहीं, नीचे लिख देना। ठीक है, अब 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 पीएनएल को एक बार देखते हैं, ठीक है। पीएनएल ड्यूरिंग द ईयर आपके पास कितना हो गया, 10,000, ठीक है। अब आप बताओ, अगर आपके पास ड्यूरिंग द ईयर पीएनएल 10,000 है और आपने बोला कि डेप्रिसिएशन 5,000 का और इंक्रीज करना है ना, डेप्रिसिएशन 5,000 का और इंक्रीज करना है, मतलब एक्सपेंस इंक्रीज करना है, तो पीएनएल को यहाँ से कम करना पड़ेगा। और हमने बोला कि 750 का डेप्रिसिएशन हटाना है, तो हमें पीएनएल यहाँ पर इंक्रीज करना पड़ेगा, तो पीएनएल का नेट इफेक्ट कितना आ जाएगा, 5750, ठीक है। तो ये आ गया पीएनएल का इफेक्ट कितना, 5750। जनरल रिजर्व हमारे पास 50,000 रहेगा, पीएनएल 5750 हो गया, करेक्ट वाला पीएनएल, ठीक है, ये करेक्ट पीएनएल हो गया 5750। अब हमें इन सब चीजों का क्या करना पड़ेगा, 80%, 20%, 80%, 20%, ठीक है। 50% का 80%, 20% कितना, हाँ 80%, 20% कितना हो जाएगा, 50,000 का 40,000, 10,000, 40,000 हो गया, 10,000 हो गया। अब 5750 का 80%, 20%, मैं एक बार देख लूँ कि कितना, ठीक, हाँ ठीक है, 4600,
और 1150, ठीक है। फिर हमने ये निकाला एक रिवैल्यूएशन गेन, इसका 80%, 20%, 9000, ठीक है। सबका कर दिया, ठीक है। और एक चीज और पीएनएल का तो ये करा बाद वाला, ये सारा का सारा बाद का प्रॉफिट है ना, जो इस दिन पर है, डेट ऑफ एक्विजिशन पर, इसका भी कर दो एक बार, इन दोनों का कर दो, ठीक है। 32,000, 8,000, ठीक है। 32,000 ये क्या है हमारे पास, प्री एक्विजिशन है ना, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 80%, और ये हमारे पास आ गया 20% माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। ये हो गया प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, ये हो गया पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो प्री का भी हमने 80-20 कर लिया, पोस्ट का भी हमने 80-20 कर लिया, जनरल रिजर्व का ड्यूरिंग द ईयर, पोस्ट का 80-20, ठीक है सर, ठीक है सर, हाँ ठीक है सर, हाँ। और रीवैल्यूएशन गेन का भी 80%, 20%, ठीक है। अब बैलेंस शीट ड्रॉ कर लो। एक काम करते हैं, जब हमने वर्किंग नोट पहले कर ही लिया तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल भी निकाल लेते हैं, फिर बैलेंस शीट ड्रॉ कर लेंगे। आप अगर ऐसे भी करोगे ना कि वर्किंग नोट पहले कर लिया पूरा और फिर बैलेंस शीट दिखा रहे हो, मार्क्स आपको तब भी पूरे मिलेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन बस ऐसे मत करना कि आपने लिखा सही हो और पढ़ने वाले को समझ में ही ना आए कि क्या कर दिया। वही तो प्रॉब्लम है, मैंने इतने कम क्वेश्चन बनाए कि मुझे खुद भी नहीं पता मैं कैसे क्वेश्चन मतलब मैं कैसे सॉल्व करूं। बस जो भी करना ना क्लीन, मतलब पता लगना चाहिए कि अच्छा ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ठीक है। आप लोग देखिए होंगे छोटी छोटी चीजें छूट जाने की वजह से हो गया। हाँ, अब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालो, निकालो, आप लोग निकाल सकते हो। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बताओ कितना है, छह लाख। ये रहा, अगर आपको यहाँ नहीं मिल रहा तो आप बैलेंस शीट में चेक करोगे, बैलेंस शीट में होल्डिंग कंपनी का इन्वेस्टमेंट गिवन होगा कहीं ना कहीं, इन्वेस्टमेंट एसेट में गिवन होगा, कहीं ना कहीं क्या एसेट में गिवन होगा, है ना। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये लिखा शेयर्स इन एस लिमिटेड, तो इसने शेयर्स इन एस लिमिटेड खरीद के रखे हैं कितने के, 800 शेयर खरीदे हैं 1,60,000 रुपए के, है ना। तो इसका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, 1,60,000। नहीं, सिर्फ इसका ये लेंगे ना कि इसने एस लिमिटेड में जो शेयर्स खरीदे हैं वो कितने के खरीदे हैं, ये तो कोई और इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो 1,60,000 इसका हो गया कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब कॉस्ट में से आपको रिवैल्यूएशन गेन माइनस करना पड़ेगा, ये आपका गेन है ना, आपका प्रॉफिट है, आपके कॉस्ट को कम करेगा ना ये,
आप ये सोचो कि क्या ये रीवैल्यूएशन गेन भी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जैसा नहीं है? इसके पास जो मशीनरी थी इस दिन पे जो फर्नीचर था उसमें क्या होल्डिंग कंपनी का कुछ था काम, मतलब कि क्या होल्डिंग कंपनी की मेहनत से रीवैल्यू हुआ है, और उसके वजह से क्या रीवैल्यूएशन गेन में जो इसको 36,000 मिल रहा है, क्या ये उसकी मेहनत है? नहीं ना। तो ये वाली सारी चीजें प्री एक्विजिशन के नेचर की होती है, ठीक है। तो जैसे हम प्री एक्विजिशन प्रॉफिट माइनस करते हैं ना, तो वैसे ही हम रीवैल्यूएशन गेन भी यहाँ माइनस कर देंगे। $36,000 और हमने प्री एक्विजिशन गेन भी, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट भी निकाला था। प्री एक्विजिशन हमने यहाँ पे निकाल के रखा था, ये रहा प्री 80%, 32,000, ठीक है। बताना कितना आया? 92,000 माइनस नेटवर्थ। नेटवर्थ हम अब किसका लेंगे? सिर्फ अरे 1 लाख का शेयर कैपिटल का, 1 लाख का लेंगे ना 80%। आपने पीएनएल, जनरल रिजर्व सब कुछ तो ट्रीट कर दिया है ना, बचा क्या है सिर्फ नेटवर्थ में? शेयर कैपिटल 1 लाख। तो यहाँ पर नेटवर्थ में क्या आएगा? 1 लाख का 80%, 80,000। 92,000 कॉस्ट है, 80,000 आपका नेटवर्थ है, तो बाकी का तो फिर यहाँ पर गुडविल आएगा 12,000 का। इसको कंप्लीट कर लो। और एक वर्किंग नोट और बनाना है हमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने के लिए, या चलो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम तब कर लेंगे, नोट्स टू अकाउंट्स में लिख लेंगे, ठीक है। समझ में आया ना? ये मैं बोल रही हूँ शेयर कैपिटल, ये जो नेटवर्थ निकालते हैं तो उस दिन का निकालेंगे ना, डेट ऑफ एक्विजिशन। हाँ, तो उस दिन शेयर कैपिटल 1 लाख था। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हमारे पास बैलेंस शीट में 1 लाख गिवन है 31 मार्च का, है ना, और कुछ तो गिवन ही नहीं है ना हमारे पास कि स्टार्टिंग में कितना था कितना नहीं, तो हम तो यही लेंगे ना कि स्टार्टिंग में भी 1 लाख ही था, ठीक। डन लिख लिया। प्रंजल समझ में आया? यस मैम। अब बैलेंस शीट बनाओ। वर्किंग नोट पहले कर लेना। देखो शीट ICAI की है,
ठीक है, आपने जितना एग्जाम फॉर्म भरने में पैसा दिया है ना, उससे कम ही उनका खर्चा लगा है। ठीक है, तो आप ना वर्किंग नोट्स बनाओ भी, खुला खुला बनाना आराम से। ठीक है, उसके बाद वर्किंग नोट बनाने के बाद भी 2-3 लाइन छोड़ देना, फिर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट शुरू करना। ठीक है, और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी अगर पहले बना रहे हो तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो पता ही, वो तो वही बनेगा, है ना। नोट्स टू अकाउंट्स में जो जो आपको लगता है वो बना लिए, और जो नहीं लगता उसके लिए स्पेस छोड़ दिया, अगर नहीं भी बनाया तो स्पेस छोड़ दिया। हाँ, मतलब देखो, इंटेंजिबल एसेट्स अगर बनेगा भी ना तो एंड में जाकर के बनेगा, है ना। उसके बाद 2 नोट्स और बनेंगे, पीपीई वाला तो पहले बन जाएगा, उसके बाद करंट एसेट्स का और बनेगा एक, है ना। तो 2 नोट्स बनाने का जगह छोड़ दिया, वहां पे अगर नहीं आएगा तो एक ही बनेगा, नहीं तो 2 बन जाएंगे, और उससे थोड़ा सा स्पेस छोड़ के वर्किंग नोट शुरू कर दो और पूरा वर्किंग नोट बना लो। ठीक है, क्योंकि मतलब ज्यादा अच्छा लगता है ना कि पहले आंसर है और फिर वर्किंग नोट है ना, क्योंकि ये सारा करने में होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो इसलिए, और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने में गलती नहीं करोगे आप, ये नीट एंड क्लीन दिखेगा, है ना। तो आप जगह छोड़ सकते हो, और अगर कोई फिगर नहीं भी आ रहा ना तो आप वहाँ पर नील लिख दोगे, नोट्स टू अकाउंट्स में भी नील लिख दोगे, तो मार्क्स नहीं कटेंगे उस चीज के। ठीक है, तो वो सही रहेगा। एक चीज और है, जैसे अगर सपोज आपने क्या करा, अ, ऐसे नोट डाले, नोट नंबर 1 2 3, ठीक है, और आपने जैसे इस चैप्टर में तो नहीं होगा, फाइनेंशियल अकाउंट्स में अगर जैसे गलती से हो गया, आपने इंटेंजिबल में 4 डाल दिया, यहाँ पर 5 डाल दिया, यहाँ पर लेकिन आपको बाद में पता लगा कि आपको यहाँ 4 डालना चाहिए था, 5 6 ऐसे डालना चाहिए था। ठीक है, तो अब क्या करोगे फिर? सारे कट मत करना, ठीक है। ये नोट 3 डाला है, इसको 3A लिख दो, ठीक है, और 3A नोट नंबर बाद में बना दो। हाँ, लेकिन इसको 6 मत करना, ठीक है, मतलब अच्छा, मेरे को नहीं पता लगा कि आप ये पूछ रहे हो।
ठीक है, अगर गलती से छूट गया तो इसको 3A कर दो। क्योंकि मैंने जो आपका टेस्ट दिया था उसमें यही किया है। अच्छा बाद वाला ना जैसे 6 हाँ 7 पहले लिख दिया है, शेयर कैपिटल पता नहीं लास्ट में आता तो मैं शेयर कैपिटल 1 होता है ना, हाँ मैं 3 4 लिख दी। हाँ देखो, पहली बात, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, इन दोनों का नोट बनाओ ही बनाओ, चाहे आपको इसके अंदर कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको एक चीज दिखानी है। ठीक है, इसका नोट हमेशा बनाओ, क्योंकि शेयर कैपिटल में हमें ये डिस्क्लोजर करना होता है ना कि इतने नंबर ऑफ शेयर्स है ऑफ रुपीज इतने ईच, ये डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो आप इसे यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं कर सकते, आप तो इसे नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करोगे ना, भले एक ही अमाउंट है, तो इसका बनेगा ही बनेगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस का भी बनाओ ही बनाओ। ठीक है, अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट यहाँ पर मैंने छोड़ दिया था, मैं तो मिटा सकती हूँ। ठीक है, आप लोग नहीं मिटा सकते, इसको 2A कर देना, लेकिन माइनॉरिटी इंटरेस्ट का भी बना ही लेना। ठीक है, अगर जैसे सपोज आपने वर्किंग नोट में पूरा बना करके दिखा दिया है तो आप स्किप कर सकते हो, यहाँ पर लिख देना वर्किंग नोट नंबर 2 3 जो भी है। ठीक है, उससे आ गया अमाउंट। तो अभी हम बनाएंगे क्योंकि हमने वर्किंग नोट में नहीं निकाला है। नोट नंबर 3 ट्रेड पेबल है हमारा, नोट नंबर 4 नॉन करंट लाइबिलिटी शायद है नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, पीपीई हो गया 5, इंटेंजिबल एसेट हो गया 6 और नॉन करंट एसेट हो गया 7। ये लोग सेक्शन में आपने देखा नहीं है कि कई बार सेक्शन में सेक्शन 4 है, फिर 4A है, फिर 5 है, लॉ में भी तो करते हैं ना ऐसे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो पर्टिकुलर सेक्शन हमें इन दो सेक्शन के बीच में ही लिखना था, है ना, और बाद में अमेंड होके आया। और जनरली जो ये ए वाले सेक्शंस होते हैं ना, ये अमेंडमेंट ही होते हैं। ठीक है, तो हम क्यों नहीं कर सकते फिर जब नोट्स अकाउंट्स बनाते टाइम? ये बात पता है बहुत छोटी सी है ना, लेकिन किसी के दिमाग में नहीं आएगी। जानबूझ के मत कर देना आप। नहीं जानबूझ के तो मैं नहीं कर रही हूँ, मैं सच में मेरे साथ इशू था इसलिए मैं तब से पूछे जा रही थी आपसे। मुझे भी नहीं पता था इंटर तक, ये मेरे को फाइनल में एक अकाउंट्स पढ़ाते रहे जिन सर की मैंने क्लास ली थी, उन्होंने एक चीज पढ़ाते टाइम बताई कि ऐसा कर देना। मुझे ये बात पता लगी इसलिए मैं जब टाइम में सबसे पूछ रही हूँ आपके दिमाग में भी आ गया। हाँ, मैं टेस्ट देते देते सोच रही थी और फिर मेरे को आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि आप क्या पूछना चाह रहे हो। 6,000 shares of rupees 10 each, नहीं इसमें 100 each है। ठीक है, 6,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 each, 6 लाख, 6 लाख लिख दो ऊपर। ठीक है, फिर नोट नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस। होल्डिंग कंपनी का तो एज इट इज आ जाएगा 2 लाख। ठीक है, और पीएनएल भी एज इट इज आ जाएगा। पीएनएल में पीएनएल है तो ये रहा, ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है 1 लाख, ये रहा ना। हाँ, टोटल फिर उसके नीचे 3 लाख।
तो इसको ऐसे लिख लो, रिजर्व्स हो गया हमारे पास कितना, अभी लिख, रुक जाओ अभी वो लिख मत देना अभी, क्योंकि इसमें ऐड भी करना है ना। 2 लाख हो गया, ठीक है। इसमें प्लस करो पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व इसमें प्लस होगा, हमने निकाला था बताओ 50,000 का 80 और 20 करा था 40,000 है ना, तो ये हो गया 2,40,000। और फिर है PNL H लिमिटेड का 1 लाख, और हमारे पास पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हमने निकाला था 4,600, तो ये हो गया 1,04,600। इसका टोटल हमारा रिजर्व एंड सक्सेस हो जाएगा। हाँ ठीक है। नोट नंबर 3 माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्या हुआ? माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो बहुत सारे हैं, कहाँ गई टेबल, अच्छा मेरे तो सेम पेज पर ही है। एक तो हो गया एक सेकेंड, सबसे पहले यहाँ पर जो शेयर कैपिटल है 1 लाख, उसका 20% हो गया 20,000, ठीक है। एक तो आप मार्क कर लेना, एक तो ये हो गया 20,000 का शेयर कैपिटल जो इस दिन पे गिवन है 1 लाख, तो उसका 20% भी तो करेंगे ना। एक तो वो हो गया शेयर कैपिटल का, यहाँ पर या तो शेयर कैपिटल भी लिख लिया करो, ये यहाँ की शेयर कैपिटल जो गिवन है 1 लाख, वही इस दिन की भी शेयर कैपिटल हो जाएगी 1 लाख, नहीं ठीक है। तो ये हो गया 20,000, ठीक है। फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट एक ये वाला हो गया 8,000, है ना, जो हमने जनरल रिजर्व और PNL का निकाला था। और हमने माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाला किसका, क्या बोलते हैं, ये जनरल रिजर्व का माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाला, ये 10,000, ठीक है। और हमने किसका निकाला, ये वाला निकाला पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का माइनॉरिटी इंटरेस्ट 1150, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने निकाला रीवैल्यूएशन गेन का माइनॉरिटी इंटरेस्ट 9,000। तो ये सारे हमारे माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। क्या ईयर एंड का अब गलती कर दोगे आप सोचो ना, यहाँ पर आपने ये 8,000 किसका निकाला, इन दोनों को ऐड करके, है ना, इन दोनों को ऐड करके निकाला। अब आप अगर इन दोनों को ऐड करके निकाल लोगे तो इसमें ये तो निकाल चुके हो ना। हाँ, या तो आप ये करो कि आप इसको और इसको मत करो, आप डायरेक्टली इसको करो। हाँ लेकिन देखो आपके एग्जाम में जो दिमाग चल जाए ना वो कर लेना, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आप किसका क्यों कर रहे हो। एग्जाम में इतना टाइम मिलेगा एक्सपेरिमेंट करने का? नहीं, टाइम नहीं मिलेगा, आपके दिमाग में जो पहला थॉट आएगा ना वो ये भी आ सकता है और ऐसे वाला भी आ सकता है। मैं एग्जाम में भी सोचने लग जाती हूँ, पता है क्यों, मानो ऑप्शन ये रहता है कि 2 क्वेश्चन करना है, तो मैं सोचने लग जाती हूँ मुझे दोनों ही आता है, कौन सा इजी होगा कौन सा हार्ड होगा वो तो बनाने में पता चलेगा। हाँ, मैं सोचने लगती हूँ कौन सा बनाऊँ कौन सा बनाऊँ, उसी में टाइम निकल जाता है। क्योंकि दोनों आता है तो मैं सोच रही हूँ बाहर मुझे कोई एक आया हो, एक नहीं आता है, कंफ्यूजन की साथ। ऐसे मत किया करो, डिसीजन मेकिंग पावर रखो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम ये देखो, हम इन सबका 80% कर रहे हैं, 1 लाख का, 25,000 का, 15,000 का, है ना। या आप इसको नहीं करोगे तो आप इन सबको 80% कर दो, तो आपको फिर ये अलग से नहीं लिख रहा है, ठीक है। अब लेकिन अगर आप डायरेक्टली इसका करने बैठोगे तो आप 25,000 में वो सारी चीजें एडजस्ट करना, ये जो हमने करेक्ट प्रॉफिट निकाला था,
ठीक है, तो बेटर रहेगा। ये आपको देखने में आसान लग रहा है लेकिन गलती होने के चांसेस ना इसी में ही है ज्यादा। ठीक है, तो आप या इसको करो, हाँ इसको करो, और ये तो प्री एक्विजिशन है, फिर पोस्ट में एडजस्ट करो और फिर पोस्ट का 80-20 कर लो, है ना, तो ऐसे गलती नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब ये जो जितने भी मार्क है ना रेड वाले, इन सबको प्लस करके हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, और शेयर कैपिटल तो दोनों का होगा। शेयर कैपिटल, हाँ तो शेयर कैपिटल 1 लाख का 80% हमने नेटवर्थ में किया और 1 लाख का 20% हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट में लिखेंगे, है ना। फिर ये रेंज का ये सेम है ना, ये 1 लाख, ये 1 लाख, यही तो है ना। अब इसको ना आप मार्क कर लो पहले, फिर मेरे को बताते जाना, मैं लिख दूंगी कि ये है। या मैं बोल देती हूँ, आप लोग लिख लो। सबसे पहले लिखो शेयर कैपिटल 1 लाख का 20% 20,000। सबसे पहले लिखो शेयर कैपिटल का 1 लाख का 20% 20,000 आ गया। फिर लिखो जनरल रिजर्व प्लस पीएनएल, जनरल रिजर्व प्लस पीएनएल, इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा, 40,000 का 20% 8,000 आ गया। 40,000 का 20% 8,000 आ गया। फिर लिखो पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व, पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व 50,000 का 20% 10,000, 50,000 का 20% 10,000। फिर लिखो पोस्ट एक्विजिशन पीएनएल, पोस्ट एक्विजिशन पीएनएल 5750 का 20% 1150। और फिर एंड में लिखो रीवैल्यूएशन गेन, रीवैल्यूएशन गेन 45,000 का 20% 9,000, 45,000 का 20% 9,000। हाँ, अब इन सबको ऐड करके बता दो कितना आएगा। प्रंजन लिख लिया ना? हाँ बस देख लो कौन सा मार्क करा हुआ, ये तो लिख लो। 48,150, ठीक है। हो गया। अब ट्रेड पेबल दोनों ऐड करके बताओ कितने आ रहे हैं। ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट आया 48,150, ट्रेड पेबल आ गया 2,07,000। ठीक है, फिर पीपीई का नोट बनाना, मतलब आप तो उसका भी बनाना। पीपीई में रिवैल्यूएशन वगैरह ना मैं बनवा रही हूँ उसका, नोट नंबर 5। पीपीई में हमारे पास है मशीनरी, है ना। मशीनरी में एच लिमिटेड की मशीनरी कितनी है, 3 लाख की। ठीक है, फिर एस लिमिटेड की मशीनरी स्टार्टिंग में कितनी है, 1.5 लाख। अब इसको 1.5 लाख ना ऐसे मत दिखाओ, यहाँ पर हमें बोला गया कि 1 लाख की मशीनरी है, ठीक है, उसमें दिखाओ ऐड करा हमने 50,000 एप्रिसिएशन, तब ये हो गई 1.5 लाख की। ठीक है, और फिर हमने डेप्रीसिएशन हमने 15,000 इसका कर दिया था, पीएनएल में एडजस्ट कर दिया था, तो डेप्रीसिएशन माइनस करो 15,000 का, फिर उसके बाद जो आएगा वो लिखो 1,35,000। अच्छा, ये 90,000 की इसलिए है ना क्योंकि अगर स्टार्टिंग में
जो मशीन 1 लाख की थी उस पर 10,000 डेप्रीसिएशन लगा, तो ये 90,000 आएगा। नहीं देखो, ये जो इसके अंदर गिवन है ना, ये पहले वाली चीज गिवन है, रीवैल्यूड अमाउंट गिवन नहीं है। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पर ये तो हमने ले लिया 3 लाख, और ये जो 90,000 गिवन है, ये कैसे गिवन है, क्योंकि जो मशीनरी 1 लाख की थी उस पर आपने 10,000 डेप्रीसिएशन लगाया होगा, तो ये 90,000 ही तो आएगा ना। लेकिन अब हमने इसको 1 लाख से 1,50,000 करा है, तो हमने डेप्रीसिएशन को भी 10,000 से 15,000 करा है, तो इसलिए अब हम इसको 1,35,000 लिखेंगे। ठीक है, ऐसे फर्नीचर ये 17,000 कैसे आ रहा है, क्योंकि जो फर्नीचर हमारे पास कितने का था, 20,000 का, उस पर 3,000 का डेप्रीसिएशन था 15%, तो ये 17,000 का दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन इसको रिवैल्यू करके हमने 15,000 करा है, फिर इसका भी डेप्रीसिएशन हमने 2250 कराए थे, तो इसको अब हमने 12,750 करा है। आया समझ में? तो अब हमें ये वाली चीजें लिखनी है कंसोलिडेट करते टाइम। एच लिमिटेड की मशीनरी हो गई 3 लाख की, इसका हो गया 1,35,000। फिर फर्नीचर, एच लिमिटेड का 20,000 और एच लिमिटेड का 20,000 में 15,000 हो गया, तो मतलब ऐसे दिखाओगे 20,000 में 5,000 माइनस हुआ है, तो ये 15,000 आया है। फिर उस पर हमने डेप्रीसिएशन लगाया है, माइनस करा है डेप्रीसिएशन 2250 का, तो ये हमारे पास 12,750 का अमाउंट आया, और फिर इन सबको ऐड करके हमारा टोटल पीपी आएगा। तो सॉरी, क्या अगर आप कर लोगे, क्या हम बाकी का अगली क्लास में करें? मैं शिवी, हाँ ये अभी कंप्लीट करके जाना है, ठीक है। अभी आप कंप्लीट करो, मैं तब तक उसकी क्लास शुरू कर देती हूँ शिवी की। ठीक है, आप कंप्लीट कर लो इस क्वेश्चन को अभी। एक तो आपका पीपी हो गया, ठीक है, बाकी के वर्किंग नोट्स तो बनी जाएंगे, इजी है। फिर बैलेंस शीट का टोटल करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। कर लोगे ना प्रंजल? हेलो हेलो, यस मैम। हाँ ठीक है, कंप्लीट कर लो। इन टाइम को ऐसे कैसे निकालना है? अरे गुडविल निकाली तो है।